हेलो। आवाज आ रही है सभी को? ओके, सो गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो लास्ट लेक्चर हमने गैसेस चैप्टर स्टार्ट किया था एंड लास्ट में हमने लिया था बॉयल्स लॉ। ठीक है, जो कि फर्स्ट लॉ था गैसेस लॉ का। तो बॉयल्स लॉ में हमने क्या बताया था? हमने बताया था कि जो प्रेशर है वो वॉल्यूम के क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, या वॉल्यूम जो है प्रेशर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ये बताया था हमने। तो हमने बाद में ये भी बोल दिया था कि यार मतलब यहाँ पर P इंटू वी जो है वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। हम बोल सकते हैं कि P1 इंटू वी वन इज इक्वल टू क्या होगा, P2 इंटू वी। ठीक है, मतलब अगर तुम प्रेशर चेंज कर दो और वॉल्यूम भी चेंज कर दो तो भी हमारे पास प्रेशर इंटू वॉल्यूम का मल्टीप्लीकेशन क्या रहेगा, चेंज रहेगा, मतलब सेम रहेगा। ओके, हमेशा प्रेशर एंड वॉल्यूम जो है उसका मल्टीप्लीकेशन अभी क्या रहेगा, सेम रहेगा। कब? जब नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट है एंड नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट है मतलब अमाउंट ऑफ गैस फिक्स है एंड टेम्परेचर कांस्टेंट। ठीक है, तो ये दोनों अगर कांस्टेंट है तो P1 V1 इक्वल टू क्या रहेगा, P2 V2 रहेगा। ठीक है, तो ये हमने लास्ट लेक्चर में बताया। नाउ चलो क्वेश्चन ले लेते हैं। हमने क्वेश्चन वगैरह नहीं लिया था, अभी इस पर क्वेश्चन ले लेते हैं। फाउंडेशन बिल्डर ऑब्जेक्टिव, क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3 करो। फाउंडेशन बिल्डर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3।
दिशा दोनों प्रेशर का यूनिट सेम होना चाहिए, ठीक है। किसी भी यूनिट में वो चलेगा बट सेम यूनिट होना चाहिए, क्योंकि वो कैंसिल आउट हो जाएगा यूनिट, तो प्रॉब्लम नहीं हो। जब इक्वेट करेंगे तो सेम यूनिट हुआ तो कैंसिल आउट हो जाएगा।
आंसर किसी का? Yes, once this is first page only. कराएं क्या? तो देखो, क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसमें क्या है, हमारे पास एक टैंक है। तो देखो, द वॉल्यूम ऑफ लार्ज इरेगुलर शेप टैंक इज डिटरमाइंड एज फॉलोज। तो उसका वॉल्यूम हमें निकालना है। कैसे निकालना है? तो द टैंक इज फर्स्ट इवैक्यूएटेड, तो पहले स्टार्टिंग में टैंक खाली है, एंड देन इट इज कनेक्टेड टू ए 50 लीटर सिलेंडर। ठीक है, पहले हमारे पास टैंक खाली था, उसके बाद में 50 लीटर सिलेंडर से कनेक्ट किया, और सिलेंडर में हमारे पास हीलियम गैस। द गैस प्रेशर इन द सिलेंडर originally at 21 atm and 7 sorry 20 originally at 21 atm and falls to 7 atm without a change in temperature. What is the volume of tank? ठीक है, so हमारे पास क्या है, इनिशियली ये हमारे पास सिलेंडर है मान लो, ठीक है, इसके अंदर गैस, बाद में इसको हमने किसी टैंक से कनेक्ट किया, मान लो ये टैंक है, इससे कनेक्ट कर दिया, तो अभी गैस जो है सिलेंडर से टैंक में आ जाएगी या दोनों में रहेगी? सिलेंडर से टैंक में भी आएगी, बट सिलेंडर में भी बची रहेगी, इसलिए कि सिलेंडर खाली हो। ठीक है, दोनों जगह पर रहेगी। सो इनिशियल वॉल्यूम क्या है गैस का? इनिशियल वॉल्यूम इज 50 लीटर। व्हाट इज फाइनल वॉल्यूम ऑफ गैस? ठीक है, 50 लीटर इसका वॉल्यूम है, और टैंक का वॉल्यूम मान लो 20 लीटर। तो फाइनल वॉल्यूम ऑफ गैस बताओ क्या होगा? फाइनल वॉल्यूम ऑफ गैस क्या हो जाएगा? 20 लीटर टैंक का वॉल्यूम, ठीक है, 20 लीटर किसका वॉल्यूम है? 20 लीटर टैंक का वॉल्यूम है, और 50 लीटर सिलेंडर का वॉल्यूम है, तो फाइनल वॉल्यूम क्या हो जाएगा? इट विल बी V प्लस 50। ठीक है, एंड इनिशियल प्रेशर वाज 21 atm
फाइनल प्रेशर इज 7 atm. ठीक है, सो P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2. तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि ये कितना आया, दिस इज 150 इज इक्वल टू V प्लस 50. ठीक है, सो V प्लस 50 मिला के कितना आ रहा है, 150 आ रहा है. मतलब फाइनल वॉल्यूम ऑफ गैस जो है 150 आ रहा है. ओके, फाइनल वॉल्यूम ऑफ गैस जो है वो कितना आ रहा है, 150 आ रहा है. और फाइनल वॉल्यूम ऑफ गैस मतलब टैंक का वॉल्यूम प्लस सिलेंडर वॉल्यूम, बिकॉज फाइनल गैस किसमें, सिलेंडर में भी है और टैंक में. ठीक है, तो हमें पता है कि सिलेंडर का वॉल्यूम 50 है, तो टैंक का कितना हो गया, V कितना आ गया यहाँ से, V आएगा 150 माइनस 50 दैट इज 100. ठीक है, तो टैंक का वॉल्यूम हमारे पास 100 लीटर है. फाइनल वॉल्यूम ऑफ गैस इज 150 लीटर, बट पूरा 150 लीटर जो है टैंक नहीं होगा. क्यों, क्योंकि 150 लीटर जो है गैस का वॉल्यूम आया है, ना कि टैंक का वॉल्यूम. और गैस कहाँ पर है, गैस सिलेंडर में भी होगा और टैंक में भी. ऐसा नहीं है कि ये सिलेंडर से सारी गैस निकल के टैंक में आ गई, ऐसा नहीं होगा. ठीक है, एक दूसरे से कनेक्टेड है, तो हमारे पास ऐसे रहेगा. हो गया सबका. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3. सिद्धि 21 इंटू 500 किसने बोला भाई, 20 इंटू 500 होता है ना सिद्धि. 20 इंटू 5 जो है वो 100 होता है. यहाँ पर 21 इंटू 50 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 3 जा 21. ओके, तो 7 से 21 3 टाइम्स कैंसिल आउट हुआ. हो गया सबका. और नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर व्हाट शुड बी द परसेंटेज इंक्रीज इन प्रेशर. ठीक है, हम कांस्टेंट टेम्परेचर रख रहे हैं, तो बोल रहा है कि प्रेशर कितना इंक्रीज होगा. व्हाट शुड बी द परसेंटेज इंक्रीज इन प्रेशर और 5% डिक्रीज इन वॉल्यूम. अगर वॉल्यूम को तुम 5% डिक्रीज कर देते हो तो प्रेशर जो है कितना परसेंट बढ़ जाएगा. लेट्स सी. मान लो अब देखो परसेंटेज है तो हम क्या है 100 एज्यूम कर लेते हैं, तो V1 को हम 100 ले लेते हैं, 100 लीटर मान लो. एंड P1 जो है वो 100 है. ठीक है, क्यों, क्योंकि परसेंटेज इसलिए 100 लेंगे तो इजी पड़ेगा कल करने में. नाउ वो क्या बोल रहा है कि वॉल्यूम कितना डिक्रीज हो गया, वॉल्यूम डिक्रीज हो गया 5%. ठीक है, तो V2 जो है वो कितना आएगा, V2 देखो 5% डिक्रीज हुआ ना, फाइनल वॉल्यूम कितना हो गया 95 हो गया ना. ठीक है, नाउ P2 क्या निकाल सकते हैं, तो P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2. तो P1 कितना है, इट इज 100. V1 कितना है, इट इज ऑल्सो 100 इज इक्वल टू P2 इंटू V2. V2 इज 95. तो यहाँ से P2 जो है ये आ जाता है 105.26. ठीक है, तो इनिशियल वॉल्यूम कितना था, 100 एटीएम था. सॉरी, इनिशियल प्रेशर वाज 100 एटीएम, फाइनल प्रेशर इज 105.26. तो कितना परसेंट इंक्रीज हुआ, 5.26% इंक्रीज. क्लियर है सभी को. So this is question number 3. ओके, सो हमने यहाँ पर परसेंटेज के लिए इनिशियली 100 एज्यूम कर लिया जिससे कि सॉल्व करना इजी हो जाए. लिखो फिर आगे चलते हैं.
हो गया सबका? यस सिद्धि, 21 इंटू 50 इज 1050, और उसको तुम डिवाइड बाय 7 जब करोगे तो 150 आ जाएगा। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन एक ले लेते हैं हम। तो देखो, तो an open glass tube of uniform cross section area an open glass tube of uniform cross section area is kept horizontally as shown in figure। तो हमारे पास ट्यूब जो है कुछ इस टाइप से रखी हुई है। ये 10 सेंटीमीटर का यहाँ पर क्या है, मर्क्यूरी। ओके, एंड ये वाला जो है 20 सेंटीमीटर है, 20 सेंटीमीटर का एयर कॉलम। ठीक है, सो कैलकुलेट लेंथ ऑफ एयर कॉलम इफ फर्स्ट है ट्यूब is placed vertically with open end up। ठीक है, तो पहला ये है कि हम ट्यूब को वर्टिकली रखते हैं और ओपन एंड को ऊपर की साइड रखते हैं, मतलब ऐसे। ठीक है, तो अगर ऐसे रखेंगे तो अपने पास ये जो एयर कॉलम है इसका लेंथ क्या होगा। सिमिलरली सेकेंड वाला है ट्यूब इज प्लेस्ड वर्टिकली, लेकिन अभी ओपन एंड को नीचे की साइड रखना है। ठीक है, ओपन एंड डाउन। ओके, एंड थर्ड जो है उसमें हम ट्यूब को ये ओपन एंड के ऊपर रखेंगे, लेकिन वर्टिकली नहीं रख रहे, उसको किसी एंगल पे रख देंगे। तो ट्यूब इज प्लेस्ड एट 60 डिग्री विद वर्टिकल एंड ओपन एंड अप। ठीक है, ये है। इसके अलावा तुम्हें यहाँ पर दिया है एक्सटर्नल प्रेशर। एक्सटर्नल प्रेशर दिया है 76 सेंटीमीटर ऑफ एच। ठीक है, एक्सटर्नल प्रेशर ये। तो सॉल्व करो।
लेंथ ऑफ एयर कॉलम क्या होगा तीनों के। फॉर्म प्रेशर नहीं निकालना, लेंथ ऑफ एयर कॉलम निकालना है। यस सर, करेक्ट है।
वंस प्रेशर नहीं निकालना है, लेंथ ऑफ एयर कॉलम निकालना है। जो अभी 20 सेंटीमीटर है ना, वो अगर इसको हॉरिजेंटली रखेंगे, सॉरी वर्टिकली रखेंगे, तो 20 सेंटीमीटर से कितना हो जाएगा वो निकालना है। दिशा तुम्हारा अप्रोक्सीमेट, यस नाउ इट इज करेक्ट दिशा। अभी वाला जो है ये करेक्ट है, पहले वाला रॉन्ग था। यस दिशा सेकंड इज ऑल्सो करेक्ट। तो दिशा का ही करेक्ट है, बाकी किसी का करेक्ट है नहीं। ऐसा करता हूँ, एक क्वेश्चन मैं करा देता हूँ, है ना, बाकी दो तुम ट्राई कर लेना। तो देखो क्या है, जब हमारे पास ये ट्यूब हॉरिजेंटली रखी है, अब एक्सटर्नल प्रेशर कितना, 76 सेंटीमीटर ऑफ एच जी है ना। तो इधर 76 सेंटीमीटर है प्रेशर। तो अब देखो एयर कॉलम जो है, मतलब एयर एयर जो है, एयर वाला पार्ट, उसका भी कुछ प्रेशर होगा। अब वहां पर कितना प्रेशर होगा, उसके ऊपर तो कुछ है ही नहीं ना, मर्क्यूरी साइड में है। अगर उसके ऊपर कुछ होता तो मर्क्यूरी का हाइट लेते कि कितना हाइट का मर्क्यूरी कॉलम है ना, बट उसके ऊपर कुछ नहीं है, एयर के ऊपर, एयर के साइड में है, ठीक है। सो सेम हाइट पर है, तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे कि ये जो एयर कॉलम है इसका प्रेशर भी कितना है, 76। क्लियर है। अब हमने जब इसको क्या किया, वर्टिकली रख दिया, ओके, और ओपन एंड को ऊपर की साइड रखा, तो क्या होगा, तो ये हमने देखो वर्टिकली कर दिया और ओपन एंड को ऊपर रख दिया, ठीक है। लेंथ ऑफ मर्क्यूरी कॉलम कितना है, 10 सेंटीमीटर है। ये 10 सेंटीमीटर है। बाकी एयर कॉलम जो है उसका लेंथ हमें कुछ पता नहीं, वो भी निकालना है, ठीक है। ये मान लो L2, ठीक है। इस लेंथ को हम क्या बोल देते हैं, L2 को। अच्छा, नो एक्सटर्नल प्रेशर कितना है, एक्सटर्नल प्रेशर जो है वो कितना है, दिस इज 76 सेंटीमीटर। तो एयर का प्रेशर बताओ कितना हो जाएगा अभी, बीच में 10 सेंटीमीटर का मर्क्यूरी आ रहा है ना, तो प्रेशर कितना हो गया, 86 हो गया, ओके। तो एयर का जो प्रेशर है इट इज 86 सेंटीमीटर ऑफ एच, ठीक है। नाउ लेकिन हमें प्रेशर नहीं निकालना, हमें एयर वाले पार्ट का, हमें इसका क्या निकालना है, लेंथ निकालना है कि इस एयर कॉलम का लेंथ क्या हो, ठीक है। तो देखो क्या है, ये हमारे पास जो एयर थी उतना ही एयर अभी भी है ना। ऐसा थोड़ी कि एयर बाहर निकल गया या बाहर से कुछ अंदर आ गया, तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि अमाउंट ऑफ एयर फिक्स है,
ओके, अमाउंट ऑफ एयर क्या है, फिक्स है। इसके अलावा टेम्परेचर भी कांस्टेंट है, क्योंकि हमने ना तो हीटिंग की और ना ही कूलिंग की है। ठीक है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं यहाँ पर एयर वाला जो पार्ट है, या एयर पर हम क्या बोल सकते हैं कि एयर का नंबर ऑफ मोल्स एंड टेम्परेचर कांस्टेंट है। तो एयर पर हम क्या बोल सकते हैं, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 लगा सकते हैं। ठीक है, एयर का P1 V1 इज इक्वल टू क्या होगा, P2 V2, क्योंकि एयर का प्रेशर चेंज हुआ ही नहीं हुआ। पहले एयर का प्रेशर कितना था, 76 सेंटीमीटर था। ओके, अभी एयर का प्रेशर कितना हो गया, 86 सेंटीमीटर हो गया। तो ऑब्वियसली एयर का प्रेशर चेंज हुआ है, तो वॉल्यूम भी क्या होगा, चेंज होगा। नाउ व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ एयर वाला पार्ट, या वॉल्यूम ऑफ एयर कॉलम? तो वो एक्चुअली क्या, सिलेंडर है एक तरह से, है ना। तो वॉल्यूम को हम क्या बोल सकते हैं, वॉल्यूम को हम बोल सकते हैं πr² L, बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते। तो इनिशियल वॉल्यूम हो गया πr² L1, लेंथ हो गया L1, है ना। और फाइनल वॉल्यूम को क्या बोल देंगे, इट विल बी πr² इंटू L2। ओके, नाउ πr² तो कैंसिल आउट हो गया। वैसे ही वो खुद बोल रहे हैं कि यार यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया, है ना। ओके, तो जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो क्या है, यूनिफॉर्म है। तो πr² से πr² क्या हो गया, कैंसिल आउट। ओके, तो क्या आएगा रिलेशन, P1 V1 इक्वल टू P2 V2 का जो अभी रिलेशन है वो क्या आ गया, एक तरह से ये आ गया P1 L1 इज इक्वल टू P2 L। ओके, नाउ व्हाट इज P1, इनिशियल प्रेशर कितना था एयर का, इनिशियल प्रेशर ऑफ एयर वाज 76। व्हाट वाज इनिशियल लेंथ ऑफ एयर कॉलम, 20, इज इक्वल टू फाइनल प्रेशर कितना है, 86। ठीक है, एयर का फाइनल प्रेशर क्या है, 86 इंटू L2। तो यहाँ पर जब तुम सॉल्व करोगे, जो L2 है इसकी वैल्यू आ जाती है 17.67 सेंटीमीटर। क्लियर है सबको? ओके, तो इस टाइप से हम ये सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो नाउ सेकंड एंड थर्ड जो है ट्राई करो। ओके, सेकंड एंड थर्ड पार्ट जो है इसका ट्राई करके
कराएगा। सेकंड वैसे काफी लोगों को ठीक करेक्ट आ रहा है। जिसे थर्ड नहीं आया तुम्हारा? करना है क्या? तो देखो सेकंड वाले में क्या है, सेकंड वाले में भी हम हॉरिजॉन्टली रख रहे हैं, लेकिन उसमें सॉरी वर्टिकली रख रहे हैं, लेकिन वहां पर क्या है, ओपन एंड नीचे की साइड है। तो ओपन एंड अगर नीचे की साइड है तो अपने पास क्या होगा, कि 10 सेंटीमीटर का मर्क्यूरी कॉलम है। ये अपने पास लेंथ ऑफ एयर कॉलम हो गया, इसको L2 ले लिया हमने। तो ठीक है, दिस इज मर्क्यूरी
दिस इज एयर। तो अब देखो जो प्रेशर है एक्सटर्नल वाला वो कितना 76 सेंटीमीटर ऑफ एच जी है। तो एयर के अंदर वाला प्रेशर कितना होगा? अब ये ऑब्वियसली क्या होगा, एयर ऊपर है ना, मर्क्यूरी कॉलम नीचे है, तो ये क्या आ जाएगा 66 सेंटीमीटर ऑफ एच जी आ जाएगा, है ना। तो P1 वॉज कितना 76 इंटू V1 कितना था, सॉरी L1 कितना था 20 इज इक्वल टू P2 कितना है 66 इंटू L2। तो यहाँ से L2 क्या आ रहा है, L2 यहाँ से आ जाता है 23.03 सेंटीमीटर। ठीक है, तो सेकंड वाले में हमारे पास लेंथ ऑफ एयर कॉलम कितना आ जाएगा 23.03 सेंटीमीटर आ जाएगा। ओके, नाउ थर्ड में हमारे पास ओपन एंड ऊपर की साइड है, बट वो वर्टिकली नहीं है अभी। वो कितने एंगल पर है, वो 60 डिग्री विद वर्टिकल है, या हम बोल सकते हैं 30 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल। तो अभी हमारे पास जो ट्यूब है कुछ इस टाइप से, ठीक है, ये जो एंगल है कितना हो गया, ये 30 डिग्री हो गया। तो ये अपने पास मर्क्यूरी है, समर 20 तो लिया है भाई, 20 तो लेना है, 10 क्यों लेना है? लेंथ ऑफ एयर कॉलम कितना था 20 तो था पहले, 10 क्यों लूंगा? समर 20 लूंगा ना, P1 वॉज 76। अच्छा एंगल, एंगल तो 60 डिग्री विद वर्टिकल है ना, 60 डिग्री विद वर्टिकल, तो हॉरिजॉन्टल के साथ कितना होगा 30 डिग्री होगा। ठीक है, हॉरिजॉन्टल के साथ 30 डिग्री। नाउ जो अपने पास लेंथ ऑफ मर्क्यूरी कॉलम वो 10 सेंटीमीटर है, ये 10 सेंटीमीटर का है, एंड ये हमें नहीं पता ये एयर कॉलम जो है कितने लेंथ का होगा, ये निकालना है अभी, इसको L2 ले लिया। नाउ देखो हमें एक्सटर्नल प्रेशर तो पता है 76 है, ठीक है, ये वाला जो प्रेशर ये पता है 76 सेंटीमीटर ऑफ एच जी है, लेकिन एयर का प्रेशर कितना है, जो एयर है उसका प्रेशर कितना, एयर कॉलम का प्रेशर कितना वो नहीं पता, वो तो हमें हाइट से पता चलेगा ना। नाउ हाइट क्या होगी यार, 10 सेंटीमीटर इज नॉट हाइट, है ना, 10 सेंटीमीटर मर्क्यूरी कॉलम है तो 10 सेंटीमीटर हाइट थोड़ी है, हाइट का कंपोनेंट हमें लेना पड़ेगा, हाइट का क्या लेना पड़ेगा, कंपोनेंट लेना पड़ेगा। सो हाइट का कंपोनेंट कैसे आएगा भाई, इस टाइप से आएगा, ठीक है। तो हमारे पास ये जो है ये हाइट हो गई, तो एक्चुअली देखो क्या है, ऐसा कुछ है, ये जो लेंथ है ये कितना है, दिस इज 10 सेंटीमीटर, एंड ये जो है ये हमारे पास क्या है हाइट है, और ये जो एंगल है कितना है 30 डिग्री। ओके, तो यहाँ से हम साफ साफ देख सकते हैं कि साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो गया, h/10 हो गया ना, साइन 30 डिग्री क्या हो गया h/10, तो h की वैल्यू क्या आई, h की वैल्यू क्या आ गई, h की वैल्यू आ गई 10 साइन 30। व्हाट इज साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री क्या होता है, हाफ होता है ना, तो हाइट कितना आ गया 5 सेंटीमीटर। ओके, तो 10 सेंटीमीटर मर्क्यूरी कॉलम का लेंथ है, तो उसके करस्पॉन्डिंग हाइट जो है वो कितना हो गया 5 सेंटीमीटर हो गया। ओके, नाउ हाइट 5 सेंटीमीटर मिलेगा, तो अभी ऑब्वियसली एयर कॉलम का प्रेशर भी हम निकाल सकते हैं। तो व्हाट इज प्रेशर ऑफ एयर कॉलम, या व्हाट इज P2, तो P2 क्या हो जाएगा 76 प्लस 5 दैट इज 81 सेंटीमीटर ऑफ एच। ओके, तो अभी प्रेशर आ गया तो आगे तो हो ही जाएगा, प्रेशर कितना आया 81 आया, है ना। तो देखो P1 was 76 इंटू L1 was 20 इज इक्वल टू P2 कितना 81 इंटू L2, ठीक है।
तो यहाँ से L2 की वैल्यू क्या आ रही है? L2 की वैल्यू कितनी आ रही है इधर से? 18.7। क्लियर है सभी को? ठीक है, तो ये हमारे पास बॉयल्स लॉ पर बेस्ड प्रॉब्लम था, जिसमें P1 V1 इक्वल टू क्या होता है? P2 V2। लेकिन यहाँ पर P1 V1 इक्वल टू P2 V2 क्या हो गया? P1 L1 इक्वल टू P2 L2, क्योंकि एरिया जो है वो उस पार्ट का क्या है? कॉन्स्टेंट। तो एरिया से एरिया कैंसिल आउट हो गया। ओके, लिखो फिर आगे चलते हैं। चले आगे। ठीक है, सो ये फर्स्ट वाला लॉ था बॉयल्स लॉ। नाउ नेक्स्ट लॉ पर चलते हैं, जो कि है चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ जो है ये क्या बोलता है कि अगर हम कांस्टेंट प्रेशर रखें और फिक्स अमाउंट ऑफ गैस, ठीक है, हमारे पास कोई गैस है, उसका अमाउंट फिक्स है और प्रेशर भी हम कांस्टेंट रखना है हमें प्रेशर भी, तो अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे, अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो प्रेशर भी बढ़ जाएगा। सॉरी, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा। प्रेशर हम कांस्टेंट रख रहे हैं, अमाउंट ऑफ गैस भी फिक्स रख रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ाने पर वॉल्यूम बढ़ जाएगा। हम बोल सकते हैं कि वॉल्यूम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर। क्यों भाई प्रणव? P1 प्लस L1 इक्वल टू P2 प्लस L2 का क्या क्या सिग्निफिकेंस है भाई?
P1 प्लस L1 इक्वल टू P2 प्लस L2 तो रॉन्ग है ना, इसका कोई मतलब ही नहीं है। P1 प्लस L1 इक्वल टू P2 प्लस L2 का कोई सिग्निफिकेंस ही नहीं है, क्या सिग्निफिकेंस है इसका? कहाँ से आ गया वो P1 प्लस L1 इक्वल टू P2 प्लस L2 तुम्हारा? कहाँ आ रहा है आंसर सेम यार, बोलता आंसर वही आता है, कहाँ सेम आ रहा है? कुछ भी बोल रहे हो तुम। P1 था अपने पास 76, L1 था 20, तो कितना आया? 96 आया। अब सेकंड वाला में ही देख लो, क्या करेक्ट आ रहा है क्या? यहाँ पर P2 कितना है? P2 यहाँ पर कितना है? 86 है, प्लस L2 कितना है? 17.67। तो सेम आ रहा है क्या? कहाँ सेम आ रहा है बताओ? किधर आ रहा है सेम? ये तो 103.67 आ गया। P1 प्लस L1 इक्वल टू P2 प्लस L2 सेम किधर से आया परिणाम? अपनी थ्योरी मत बनाओ जबरदस्ती, जैसा बताया वैसा करो। तो चार्ल्स लॉ जो है हम क्या बता रहे थे, यहाँ पर हम प्रेशर को रखते हैं कांस्टेंट एंड अमाउंट ऑफ गैस भी फिक्स होता है। तो टेम्परेचर अगर हम बढ़ाएंगे तो जो वॉल्यूम है वो भी बढ़ जाएगा, ठीक है। तो एट कांस्टेंट प्रेशर एंड फॉर फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस, वॉल्यूम ऑफ गैस is directly proportional to एब्सोल्यूट टेम्परेचर। एब्सोल्यूट टेम्परेचर मतलब केल्विन वाला, ठीक है। इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ गैस, ठीक है। तो जो वॉल्यूम ऑफ गैस है वो एब्सोल्यूट टेम्परेचर के क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। एब्सोल्यूट टेम्परेचर क्या बताया हमने? केल्विन वाला, ठीक है। तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। नाउ प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा तो क्या आएगा? यहाँ पर कांस्टेंट आ जाएगा, ठीक है। उस कांस्टेंट को हमने K बोल दिया। तो V अपॉन T जो है वो क्या हो गया? K हो गया, जो कि कोई कांस्टेंट है, ओके। तो यहाँ से क्या बोल सकते हैं? वॉल्यूम बाय टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट ही रहने वाला है, ओके। वॉल्यूम अपॉन टेम्परेचर क्या रहेगा? कांस्टेंट ही रहेगा। ये हम बोल सकते हैं V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू V2 बाई T2, ठीक है। हमारे पास वॉल्यूम थोड़ा कुछ चेंज किया तो टेम्परेचर भी चेंज हो जाएगा, तो उनमें रिलेशन क्या होगा इनिशियल और फाइनल वाले में? तो इनिशियल वॉल्यूम डिवाइड बाय इनिशियल टेम्परेचर शुड बी इक्वल टू फाइनल वॉल्यूम बाय फाइनल टेम्परेचर, ओके। सो V1 बाय T1 इक्वल टू V2 बाय T2। लिखो, फिर आगे चलते हैं। याद रखना यहाँ पर टेम्परेचर किस में लेना है? केल्विन में लेना है। एब्सोल्यूट टेम्परेचर की बात हो रही है, मींस टेम्परेचर केल्विन में होना चाहिए।
हो गया सबका? नाउ यस प्रणव, तो अब देखो यहाँ पर हम ग्राफ बना सकते हैं। तो वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर अगर हम ग्राफ बनाते हैं, टेम्परेचर किसमें? केल्विन। तो V वर्सेस टेम्परेचर अगर हमने ग्राफ बनाया, याद रखना टेम्परेचर कौन सी यूनिट में? केल्विन वाली यूनिट में है। तो अब देखो V इज इक्वल टू क्या है? KT आया ना, V इज इक्वल टू KT आया है ना। तो ये क्या हो गया? Y इक्वल टू mx टाइप इक्वेशन हो गई ना। ये हम बोल सकते हैं स्ट्रेट लाइन आएगा। ओके, तो वॉल्यूम वर्सेज एब्सोल्यूट टेम्परेचर या वॉल्यूम वर्सेज केल्विन यूनिट क्या आएगा? स्ट्रेट लाइन आएगा। स्लोप क्या होगा इसका? स्लोप हो जाएगा K। ओके, स्लोप हो, ये तो था टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर जो है डिग्री सेल्सियस में हो तो फिर कैसा ग्राफ आएगा यार? तो V इज इक्वल टू क्या है? KT। यहाँ पर टेम्परेचर किसमें है? केल्विन में है। तो V इज इक्वल टू KT। नाउ डिग्री सेल्सियस में अगर हम इसको लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं? तो इसको हम लिख सकते हैं K इंटू डिग्री सेल्सियस के लिए स्मॉल टी यूज कर लेते हैं, तो T प्लस 273.15। ओके, तो क्या आ गया ये? तो V इज इक्वल टू KT प्लस 273.15 इंटू K। ये हमारे पास आ गया। सो दिस इज Y, ओके, दिस इज MX एंड दिस इज C। समर्थ अगर हो जाता तो बोल दिया करो। नाउ हमारे पास इक्वेशन क्या आई? ये आ गई डिग्री सेल्सियस के लिए। तो वॉल्यूम जो इसको y एक्सिस पर और टेम्परेचर को x एक्सिस पर लेंगे, तो y इक्वल टू mx प्लस c टाइप इक्वेशन आ गया। ठीक है, तो अब देखो ये क्या है, हमारे पास इस टाइप से आ गया है ना। क्योंकि अब ये देखो, अगर हम यहाँ पर वॉल्यूम को जीरो सब्स्टिट्यूट करें, वॉल्यूम को क्या सब्स्टिट्यूट करें? जीरो। तो जीरो सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये टेम्परेचर जो है ये -273.15 आ जाए। मतलब इसको जीरो सब्स्टिट्यूट कर दो है ना वॉल्यूम को, तो टेम्परेचर क्या आएगा? -273.15। तो हमारे पास ये जो ग्राफ है, ये ये वॉल्यूम हो गया और एक टेम्परेचर हो गया डिग्री सेल्सियस में। तो जो ग्राफ है वो ऐसे नेगेटिव से स्टार्ट हो एंड पॉजिटिव स्लोप आएगी फिर, है ना। तो ये वैल्यू जो है ये क्या है? -273.15 डिग्री सेल्सियस। ओके,
तो -273.15 डिग्री सेल्सियस पर वॉल्यूम क्या रहेगा, 0 रहेगा, एंड देन उसके बाद इंक्रीज होगा विथ पॉजिटिव स्लोप। तो हमारे पास ऐसा ग्राफ आएगा। अच्छा, इस ग्राफ का स्लोप क्या है? ऑब्वियसली एम की जगह क्या देख सकते हैं, एम की जगह के है ना। तो इस ग्राफ का स्लोप जो है वो क्या है, के। ओके, इसके अलावा यहाँ पर एक और ग्राफ हम बना सकते हैं। देखो, वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या है, के टी है ना, वी इज इक्वल टू के टी है। यहाँ पर टेम्परेचर ऑब्वियसली केल्विन वाला है। तो दोनों साइड अगर हम लॉग ले लें तो इट इज लॉग वी इज इक्वल टू लॉग के प्लस लॉग टी। ठीक है। सो अगर हम यहाँ पर ग्राफ बनाए लॉग वी वर्सेज लॉग टी, तो कैसा ग्राफ आएगा यार? लॉग वी वर्सेज लॉग टी ग्राफ कैसा आएगा? दिस इज वाई, दिस इज सी एंड दिस इज एम एक्स, है ना। तो पॉजिटिव स्लोप वाला ग्राफ आएगा एंड स्लोप क्या रहेगी, 1 रहेगी। ओके, तो हमारे पास ग्राफ जो है कुछ इस टाइप से आएगा। इस ग्राफ का जो स्लोप है वो क्या है, 1। इंटरसेप्ट क्या होगा? इंटरसेप्ट हो जाएगा लॉग के। ओके, इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा, लॉग के हो जाएगा। लॉग वी वर्सेज 1 होगी और इंटरसेप्ट होगा लॉग के। तो ये हमारे पास कुछ ग्राफ आए। ऑब्वियसली जैसे लास्ट टाइम हमने अलग अलग टेम्परेचर लेके ग्राफ चेंज किए थे, वैसे यहाँ पर हम अलग अलग प्रेशर लेके ग्राफ चेंज कर सकते हैं। हमें पता है कि प्रेशर हमने क्या रखा है, कांस्टेंट रखा है। ठीक है, तो अलग अलग प्रेशर लेंगे तो ग्राफ कैसे चेंज होगा वो बताएंगे। पहले लिख लो ये। हो गया सबका? अब देखो ग्राफ में चेंज कैसे आएंगे। तो फर्स्ट वाला ग्राफ है हमारे पास वी वर्सेस टी। उसमें एक ग्राफ ऐसे है, मान लो ये मान लो P1 प्रेशर के लिए, देन मान लो P2 प्रेशर के लिए ये ग्राफ है, एंड P3 प्रेशर के लिए ये ग्राफ। तो P1 P2 P3 में क्या रिलेशन है, हमें ऐसे आंसर बताना है। तो देखो इसके लिए मैंने क्या बोला कि उसने तो ये एक्सपेरिमेंटली बनाए थे ग्राफ, है ना, लेकिन हम थियोरेटिकली देखना है P1 P2 P3 का रिलेशन। तो आइडियल गैस इक्वेशन यूज करना है। सो PV इज इक्वल टू nRT। तो हमने कांस्टेंट क्या लिया है,
प्रेशर कांस्टेंट है एंड अमाउंट ऑफ गैस फिक्स है, मतलब नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट है। आर तो कांस्टेंट है ही, वो बताएंगे होता है क्या बाद में। तो वी यहाँ से क्या आ गया, इट इज एन आर अपॉन पी इंटू टी आर। ठीक है, तो ये जो एन आर बाई पी है एक्चुअली यही क्या है, के है ना। ओके, एन आर बाई पी जो है वो क्या है, के है कि नहीं। ओके, तो अगर हम प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो एन आर बाई पी जो है वो क्या होगा, डिक्रीज होगा। और एन आर बाई पी डिक्रीज होगा मतलब के डिक्रीज होगा, और के डिक्रीज होगा मतलब इस ग्राफ का स्लोप डिक्रीज होगा। ओके, तो जितना ज्यादा प्रेशर उतना कम स्लोप। समझ आ रहा है। यस दिशा, वो बाद में बताएंगे। तो जितना ज्यादा प्रेशर उतना कम स्लोप। तो जिस ग्राफ का स्लोप कम है उसका प्रेशर ज्यादा। ओके, तो सबसे कम स्लोप किसका है, P1 वाले का है ना। तो वो वाला प्रेशर, या हम ऐसा बोल सकते हैं जितना ज्यादा स्लोप है उतना ही कम प्रेशर, बिकॉज प्रेशर और स्लोप एक दूसरे का इन्वर्सली। ओके, तो सबसे ज्यादा प्रेशर आना चाहिए P1 वाला, बिकॉज वो सबसे कम स्लोप है। तो P1 देन इससे लेसर सबसे कम होगा। ओके, नाउ इसी P1 P2 P3 को देख के हम, और हमारे पास है एक डिग्री सेल्सियस वाला। तो डिग्री सेल्सियस वाले में भी के स्लोप है, तो वहां पर भी ऐसा ही आ जाएगा। तो वॉल्यूम एंड ये टेम्परेचर जो है डिग्री सेल्सियस में है, तो यहाँ पर भी अलग अलग स्लोप आएगी। ऑब्वियसली जितना ज्यादा प्रेशर उतना कम स्लोप। ठीक है, तो ये P1 P2 एंड P3 वाला हो गया। इसी टाइप से लॉग वी वर्सेज लॉग टी ग्राफ की अगर हम बात करेंगे तो लॉग वी वर्सेज लॉग टी में देखो क्या होगा। यहाँ पर के किस में आ रहा है, लॉग वी वर्सेज लॉग टी ग्राफ में के जो है इंटरसेप्ट में आ रहा है। ठीक है, तो प्रेशर चेंज करने पर इंटरसेप्ट चेंज हो जाएगा। और कैसे चेंज होगा, जितना ज्यादा प्रेशर उतना ही कम के हो गया और उतना ही कम इंटरसेप्ट हो गया। ठीक है, तो ज्यादा प्रेशर वाले का इंटरसेप्ट कम होगा। स्लोप पे कोई चेंज नहीं आएगा क्योंकि स्लोप तो 1। ठीक है, तो सबसे ज्यादा प्रेशर कौन सा है, P1 है। तो P1 सबसे ज्यादा है तो उसका इंटरसेप्ट सबसे कम होगा, मतलब ऐसा कुछ है। ठीक है, तो हमारे पास ये जो है, ये ग्राफ जो है आ जाएंगे जब हम अलग अलग प्रेशर लेके बनाएंगे।
चलो एक क्वेश्चन ले लेते हैं, देन आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपर। वंस टेम्परेचर तो बढ़ाना ही नहीं है भाई वहां पर। टेम्परेचर तो जब हम एक पर्टिकुलर ग्राफ की बात कर रहे हैं तो इसमें हम क्या कर रहे हैं कि मतलब हम जब ये वाले ग्राफ बना रहे हैं, ठीक है, तो इसमें हम जस्ट प्रेशर की बात करेंगे, प्रेशर चेंज करने पर वो ग्राफ कैसे चेंज हो रहा है। टेम्परेचर बढ़ाने की तो हम यहीं पर देख सकते हैं ना। टेम्परेचर तो हम ये ग्राफ इसी से देख सकते हैं कि V इज इक्वल टू के टी है, तो टेम्परेचर बढ़ाने पर ओके के जो है, के क्या है अपने पास एन आर बाई पी, समझ आया। तो उसमें तो टेम्परेचर आ ही नहीं रहा है ना। टेम्परेचर बढ़ेगा तो के कैसे कम हो गया भाई, यहाँ पर के क्या है, पी। वन समझ में आया कि नहीं आया कि तो एन आर बाई पी है, उसमें टेम्परेचर का तो है ही नहीं ना कुछ। और क्वेश्चन लिखो, सर्टेन मास of a gas occupies 20 ml at 127 degree Celsius. If the gas is cooled to minus 73 degree Celsius at constant pressure, what would be the new volume of gas? ठीक है, तो इनिशियल वॉल्यूम 20 ml था, टेम्परेचर 127 डिग्री सेल्सियस था, बाद में टेम्परेचर माइनस 73 डिग्री सेल्सियस कर दिया, तो बताओ नया वॉल्यूम क्या होगा। दिस आर 273.15 एग्जैक्ट होता है, बट वी कैन टेक 273।
तो देखो यहाँ पर इनिशियल वॉल्यूम जो है V1 वो है 20 ml। इनिशियल टेम्परेचर जो है ये कितना, इट इज 127 डिग्री, बट इसमें लेना है केल्विन में लेना है टेम्परेचर हमेशा। तो 127 प्लस 273 कितना आ गया, 400 केल्विन, है ना। फाइनल वॉल्यूम हमें निकालना है एंड फाइनल टेम्परेचर कितना है, इट इज -73 प्लस 273, दैट इज 200 केल्विन। ओके, तो V1 अपॉन T1 so V1 by T1 is equal to V2 by T2, मतलब 20 by 400 is equal to V2 डिवाइड बाय T2 मतलब 200। तो यहाँ से V2 क्या आ रहा है, V2 आ गया 10। क्लियर है। भाई यूनिटरी मेथड की जरूरत नहीं है, तुम V1 by T1 इक्वल टू V2 V1 by T1 इक्वल टू V2 by T2 है। तो ये फॉर्मूला अप्लाई करो ना, डायरेक्ट आंसर आएगा। यूनिटरी मेथड क्यों करना है। हो गया सबका। नाउ नेक्स्ट वाला जो लो है वो है चार्ल्स लो से मिलता जुलता, जिसे हम बोलेंगे प्रेशर लो या गे-लुसैक लो। तो अभी क्या था, अभी प्रेशर कांस्टेंट था एंड वॉल्यूम और टेम्परेचर का रिलेशन देख रहे थे। यहाँ पर हम वॉल्यूम को कांस्टेंट रखेंगे एंड प्रेशर एंड टेम्परेचर का रिलेशन। मतलब ऐसा है कि अगर हम फिक्स अमाउंट ऑफ गैस रखें और कंटेनर का वॉल्यूम भी कांस्टेंट रखें, तो टेम्परेचर बढ़ाने पर प्रेशर बढ़ जाएगा या टेम्परेचर कम करने पर प्रेशर कम हो जाएगा। ओके, तो टेम्परेचर, सॉरी, एट कांस्टेंट वॉल्यूम
and for fixed amount of gas, pressure of gas is directly proportional to absolute temperature of gas। ठीक है, तो हम ऐसे बोल सकते हैं प्रेशर जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टेम्परेचर के। कब? जब हम क्या लेंगे, कांस्टेंट वॉल्यूम लेंगे एंड नंबर ऑफ मोल्स लेंगे। ठीक है, तो पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर, तो पी इज इक्वल टू क्या आ गया, के टी आ गया। ठीक है, ये हम बोल सकते हैं कि पी बाई टी जो है वो क्या हो गया, के, जो कि क्या है, कांस्टेंट। ओके, पी बाई टी जो है कांस्टेंट होगा। इसका मतलब क्या है कि अगर हमें इनिशियल प्रेशर एंड टेम्परेचर पता है और मान लो हमने प्रेशर चेंज किया, तो टेम्परेचर कितना हो जाएगा वो भी हम पता कर सकते हैं। ओके, सो पी वन बाई टी वन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी टू बाई टी टू। ओके, तो लास्ट टाइम जैसे यार है, लास्ट टाइम वॉल्यूम का था वी वन बाई टी वन इक्वल टू वी टू बाई टी टू था। अभी प्रेशर है पी वन बाई टी वन इक्वल टू वी टू बाई टी। ओके, लिखो फिर आगे चलते हैं। तो ऑब्वियसली इसके ग्राफ भी हो गया सबका। नाउ यहाँ पर भी ग्राफ बना सकते हैं, तो वो ऑब्वियसली लास्ट टाइम जैसे बनेगा ग्राफ। जैसे मान लो हम यहाँ पर ग्राफ बनाते हैं, देखो लास्ट टाइम क्या था, वी वर्सेस टी था ना, लास्ट टाइम वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ था। ठीक है, तो यहाँ पर वॉल्यूम की जगह क्या आ गया है, यहाँ पर वॉल्यूम की जगह
प्रेशर आ गया है। ओके, सो P वर्सेस T ग्राफ कैसा बनेगा? तो P और T में क्या रिलेशन है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ऑब्वियसली ये टेम्परेचर कौन सा? केल्विन वाला। ओके, दिस इज केल्विन वाला टेम्परेचर। तो V वर्सेस T ग्राफ वैसे ही आ जाएगा जैसे लास्ट टाइम आ रहा था। इस ग्राफ का स्लोप क्या है? इस ग्राफ का स्लोप हो गया Q। इसके अलावा टेम्परेचर अगर केल्विन के बजाय डिग्री सेल्सियस में तो भी वैसा ही कुछ होगा। तो P इज इक्वल टू क्या था? KT था ना। तो P इज इक्वल टू K, डिग्री सेल्सियस के लिए T प्लस 273.15 कर देते हैं, या KT प्लस 273.15 K। ओके, तो ये हमारे पास लास्ट टाइम जैसे ही आ जाएगा। तो प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस, तो ये कहाँ पर कट करेगा? -273.15 पर कट करेगा। ओके, ऑब्वियसली इस ग्राफ का स्लोप जो है वो भी क्या है? K। और सिमिलरली log P वर्सेस log T बना सकते हैं। तो P इज इक्वल टू KT है, दोनों साइड log लेंगे तो log P इज इक्वल टू क्या आएगा? log ऑफ KT। या बोल सकते हैं log P इज इक्वल टू log ऑफ K प्लस log ऑफ T। ओके, तो यहाँ पर ग्राफ क्या आएगा? log P वर्सेस log T ग्राफ कैसा आएगा? लास्ट टाइम जैसे ही आ जाएगा ना। इंटरसेप्ट जो है log K हो गया और स्लोप जो है वो क्या हो गई? 1 हो गई। ठीक है, तो एकदम लास्ट टाइम जैसे ही है, बस वहां पर वॉल्यूम था, यहाँ पर क्या है? प्रेशर। नाउ लास्ट टाइम की तरह यहाँ पर वॉल्यूम चेंज करके देखते हैं कि ग्राफ कैसे चेंज होंगे। ठीक है, तो वॉल्यूम अगर हम चेंज करेंगे तो ग्राफ है, जैसे यहाँ पर देखो प्रेशर चेंज करने पर ग्राफ चेंज हो रहे थे, अभी वॉल्यूम चेंज करने पर हो जाएंगे। तो P वर्सेस T ग्राफ में अगर हम अलग अलग वॉल्यूम लेंगे तो हमारे पास ग्राफ जो है कुछ अलग अलग आ गए। जैसे V1 का ग्राफ है, V2 का ग्राफ है, V3 का। ठीक है, नाउ V1 V2 V3 को कंपेयर करने के लिए ऑब्वियसली आइडियल गैस इक्वेशन PV इज इक्वल टू NRT लगाओ। सो P इज इक्वल टू क्या आ गया? NR बाई V इंटू T आ गया ना। और ऑब्वियसली दिस NR बाई V इज नथिंग बट K, है ना, कंपेयर करेंगे तो, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट है, वॉल्यूम भी कांस्टेंट है इस लॉ में। सो NR बाई V K हो गया। अब देखो अगर वॉल्यूम इंक्रीज करेंगे तो NR बाई V क्या होगा? डिक्रीज होगा, मतलब K डिक्रीज होगा, और K डिक्रीज होगा तो इस ग्राफ का स्लोप क्या था? K था ना, मतलब स्लोप डिक्रीज होगा। सो लास्ट टाइम जैसा ही सेम कॉन्सेप्ट कि जितना ज्यादा वॉल्यूम उतना ज्यादा, मतलब उतना कम क्या हो गया? स्लोप हो गया। जिसका स्लोप सबसे कम है वो वाला वॉल्यूम सबसे ज्यादा है, मीन्स V1 सबसे ग्रेटर, फिर V2 उससे कम एंड V3 सबसे कम। ओके, नाउ सिमिलरली P वर्सेस T बट कौन सा वाला?
डिग्री सेल्सियस वाला। तो उसमें भी हमारे पास ग्राफ जो है इस टाइप से आ गए। तो सबसे छोटा स्लोप किसका है, जिसका वॉल्यूम सबसे ज्यादा है, ठीक है। तो ये वाला हो गया। देन लॉग पी वर्सेज लॉग पी ग्राफ में क्या चेंज होगा, के चेंज होगा, है ना। और के क्या है वहां पर, इंटरसेप्ट में आ रहा है, मतलब इंटरसेप्ट चेंज हो जाएगा। तो लॉग पी वर्सेज लॉग टी ग्राफ जो है, उसमें इंटरसेप्ट जो है अपने पास इस टाइप से अलग अलग आ जाएगा। जितना ज्यादा वॉल्यूम उतना ही कम के और उतना ही कम इंटरसेप्ट, ठीक है। तो ज्यादा वॉल्यूम कौन सा, V1 वाला है, तो V1 वाले का इंटरसेप्ट सबसे कम होगा और V3 वाले का इंटरसेप्ट सबसे ज्यादा होगा, ठीक है। तो ये जो है प्रेशर वाला जो लॉ हमने पढ़ा है, जो कि गेल-लुसाक लॉ है, ये चार्ल्स लॉ जैसा है। ओके, तो दैट्स इट। आज का लेक्चर हम यहीं पे एंड करेंगे। होमवर्क आज का रहेगा फाउंडेशन बिल्डर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नंबर 1 to 7। इसमें से 2 क्वेश्चन हमने ऑलरेडी करा दिए हैं। ठीक है, सो ये हमारे पास 3 लॉ है, एक लॉ और आएगा। तो 4 लॉ को कंबाइन करके बाद में हम आइडियल गैस लॉ बताएंगे, ठीक है। सो नेक्स्ट लेक्चर में बताते हैं। तो लेक्चर यहीं पे एंड करते हैं। बाय, टेक केयर।